SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के WhatsApp नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको आपके चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ और आज एक मरतबा फिर आपके साथ हमारे जो बहुत ही मोअज़्ज़ज़ और प्यारे मेहमान शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट मौजूद हैं। और आज हम अपने नाज़रीन के लिए जो चीज़ लेके आए हैं वो बहुत इस वक्त ऐसा मसला है जो कि हमारे माशरे में जो है वो गाहे बगाहे मतलब जो है उससे वास्ता पड़ता है। मैं जिक्र करता चलूँ कि जो गार्डियन के हवाले से है, इसके अंदर आपको मालूम है कि गार्डियन कोर्ट्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और इस तरह के मुकदमात जिसमें बच्चों की हजानत जो है, जो गार्डियन वगैरह गार्डियनशिप के ऊपर जो है ये मामलात आते हैं, तो उस पर जो है थोड़ी आगही और इंफॉर्मेशन देने के लिए और रहनुमाई लेने के लिए मैं आपको तारुफ कराता चलूँ। हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट। सर वेलकम टू द शो सर। वेलकम सर, वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच। एक मरतबा फिर आपने आज हमारे चैनल को रौनक बख्शी है और आज एक अहम मौजू के ऊपर जो है वो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, तो मैं सर बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले ये चाहूँगा कि आप गार्डियन के हवाले से थोड़ी सी इस पे रहनुमाई फरमाएं कि ये मामलात जो गार्डियन कोर्ट से रिलेटेड होते हैं या बच्चों की जो अजानत के हवाले से, तो इसके ऊपर थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा कि ये क्या मामलात होते हैं और इनको कैसे जो है अदालतों के अंदर लेके चलना चाहिए। सर, मियाँ बीवी की जब अलहदगी हो जाती है तो फिर उसके बाद फिर जो उनका ये प्रॉब्लम शुरू होता है कि खातून की अक्सर अलहदगी के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। खातून भी बच्चों की माँ की भी शादी कर लेती है या बाप शादी कर लेता है। तो बाहर शादी ना भी करें तो जब डिवोर्स हो जाए या खुला वगैरह हो जाए तो फिर बच्चों की खींचातानी का मरहला शुरू हो जाता है दोनों तरफ से। माँ की ख्वाहिश होती है कि बच्चे हमेशा के लिए मेरे पास रहें और बाप। जी सर, आप फरमा रहे थे कि ख़वातीन जो होती हैं वो अमूमन ख़र्चे में तो इंटरेस्टेड होती हैं कि बच्चों का ख़र्चा वगैरह मिलता रहे, लेकिन ये है कि वो हवालगी या जो गार्डियनशिप है उसमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो वो आप रोशनी डाल रहे थे कि इसमें मामलात क्या होते हैं सर। उनकी ये कोशिश होती है ख़वातीन की कई बार कि वो खर्चा ना नफ़क़ा तो मुकम्मल रहे या मैक्सिमम मिले उनको, लेकिन बच्चे ना तो बाप के हैंड ओवर हों, ना बच्चों की मुलाकात उससे करवाई जाए, बल्कि वो बच्चों को बाप के खिलाफ भी पट्टी बढ़ाती हैं। इस तरह का चीज़ें देखने में मिलती हैं, तो मनफी सोच जो है ना नज़र आती है। तो उस सूरत में जो शोहर के पास या बच्चों के बाप के पास जो कानूनी रास्ते मौजूद हैं, एक तो सेक्शन 25 गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट जो है 1890, उसके तहत वो एप्लीकेशन दे सकता है गार्डियन कस्टडी की, हिजानत की। तो अगर तो माँ बच्चे हासिल करना चाहेगी तो फिर उसको हिजानत का कह सकते हैं, अगर बाप हासिल करना चाहेगा तो उसको वलायत कह सकते हैं, कस्टडी को ही। तो सेक्शन 25 के तहत वो एप्लीकेशन दे सकता है। अच्छा, नॉर्मली तो माँ का ही हक ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ सूरतों में माँ महरूम भी हो जाती है इस हक से। मोहम्मदन लॉ के तहत अगर वो बच्चों को बाप से दूर करे या बाप के खिलाफ करे या बच्चों की परवरिश दुरुस्त ना करे या माँ किसी गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस हो या वो सेकंड मैरिज कर ले और नाबालिगा बेटी हो, तो फिर उस सूरत में माइनर बच्ची का सुतीले बाप के पास होना मुनासिब नहीं है, तो वो सगे बाप के पास होना चाहिए। इस तरह मुख्तलिफ ग्राउंड्स हैं
जिसकी बिना पर वो बच्चे जो है बाप को मिल सकते हैं। और मेल चाइल्ड वैसे भी सुन्नी लॉ के तहत 7 साल के बाद बाप को मिल सकता है, और शिया लॉ के तहत 2 साल के बाद बाप को मिल सकता है। तो ये एक तो ये आ गया। दूसरा सेक्शन 12 बड़ा अहम है गार्डियन एज बार्ड एक्ट का, वो मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करता है। एक तो उस कानून के तहत अदालत को बच्चों की प्रोटेक्शन या स्टे देने का, जिसे कह सकते हैं, इख्तियार हासिल है। सेकंड, उसमें आर्जी हवालगी का कानून अदालत को अख्तियार है बच्चे की। यानी एक जैसे माँ से किसी ने बच्चे ले लिए और माँ ने गार्डियन कोर्ट में केस दायर किया, तो वो दफ़ा 12 के तहत आर्जी हवालगी की दरखास्त दे सकती है कि दरखास्त के गार्डियन के फैसले तक बच्चे मुझे दे दिए जाएं। तो कोर्ट को ये इख्तियार है। और इस तरह जो मीटिंग है, शेड्यूल है, उसका भी इख्तियार दफ़ा 12 के तहत ही कोर्ट को हासिल है। और कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है कि बच्चों की मुलाकात बाप से करवाई जाए। अच्छा सर, इसके अंदर कौन सी ऐसी सूरतें हो सकती हैं कि जिसके अंदर क्या बाप जो है, अब जैसे हमारे सामने, मतलब मैं चूंकि हमारा ये केस एक लाहौर का ही केस था कि बच्चे की उम्र अभी 7 साल नहीं हुई थी, ठीक है, लेकिन बाप का फिर भी दिलचस्पी ये थी कि बच्चे की जो हवालगी है, तो कोई ऐसी सूरत भी हो सकती है कि अगर 7 साल से पहले बाप जो है वो बच्चे की गार्डियनशिप जो है वो कस्टडी लेना चाहे तो वो कस्टडी ले सकता है? अच्छा सवाल है आपका सर। पहली बात तो ये है कि ये जो हवाले मैंने दिए ना, 7 साल, 2 साल, ये सारे हवाले हैं मोहम्मद लॉ के तहत या शरीयत के तहत आ जाएंगे। लेकिन हमारा जो कानून है ना, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है बच्चे की कस्टडी का केस करने की या बच्चा हासिल करने की। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि एक बड़ी खूबसूरत जजमेंट है जस्टिस तंजीलुर रहमान की। उसमें उन्होंने करार दिया कि बच्चे का कोई मसलक नहीं होता। ना बच्चा सुन्नी है, ना शिया है, ना देवबंदी, ना वहाबी, कुछ नहीं है। मसलक उनके वालिदैन का होता है। तो लिहाजा बच्चे की कस्टडी के मामले में कोर्ट ने सिर्फ वेलफेयर ऑफ माइनर देखनी है, ना कि किसी मसलक के तहत उस फैसला करना है। अगर वेलफेयर ऑफ माइनर माँ के साथ है तो बच्चा माँ के पास रहेगा। अगर वेलफेयर ऑफ माइनर उस केस के फैक्ट्स के मुताबिक बाप के साथ है तो बच्चा बाप को मिलेगा। और ये हज़ानत का हक भी माँ बाप का नहीं है, ये माइनर का अपना हक है, राइट है, कि वो किसको उसको मिलना चाहिए या उसके लिए कौन बेहतर है। तो सुप्रीम कोर्ट की अब काफ़ी जजमेंट्स आ चुकी हैं। अगर किसी असूल के अदालत पाबंद नहीं है, अदालत ने वेलफेयर ऑफ माइनर देखनी है। हर केस के अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, उसके मुताबिक उसका फैसला करना है। अच्छा सर, यही कानून जो है, ये जो फातरुल अकल अशखास हैं उनके लिए भी यही असूल लागू होता है? फातरुल अकल पे भी यही असूल लागू हो सकता है। पहली बात तो ये कि फातरुल अकल को करार दिलवाने के लिए अलग से एक लॉ मौजूद है, मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस, शायद 2011 का है ये। उसके तहत पहले तो उसको फातरुल अकल करार दिलवाया जाएगा ना, उसके तहत फिर एडवोकेट जनरल की मंजूरी लेना जरूरी है। फिर सेशन कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अख्तियार है, वहाँ एक एप्लीकेशन दी जाएगी, वो एक इंक्वायरी होल्ड करेंगे, मेडिकल बोर्ड बैठेगा, वो एविडेंस आएगी। उसके बाद कोर्ट को अख्तियार है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, कि वो किसी को मेंटल करार दे सकते हैं या फातरुल अकल करार दे सकते हैं। ये तो हो गया उनको करार देने का प्रोसेस। अब दूसरा जो जनाब का सवाल था वो बिल्कुल वही है, जो कि गार्डियन जैसे बच्चे का बनते हैं वैसे ही गार्डियन कोर्ट जो है वो किसी फातरुल अकल का भी मेरी नज़र में कोर्ट बना सकती है। अच्छा, गार्डियन उसके मामलात को देखने के लिए, उसके प्रॉपर्टी के मामलात हो सकते हैं, दूसरे हो सकते हैं। मतलब वो मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत जो होगा, वो पहले उसको हमने दरखास्त जो होगी वो जाएगी उसके फातरुल अकल के लिए, फिर मेडिकल बोर्ड, फिर एडवोकेट जनरल, और फिर जो है वो आपका कोर्ट, जो नहीं, क्रिमिनल कोर्ट है। सबसे पहले एडवोकेट जनरल की मंजूरी होगी, उसके बगैर उसका काम स्टार्ट ही नहीं होना। अच्छा, केस बाद में होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पहले एडवोकेट जनरल की मंजूरी होगी, उसके बाद ही बाकी प्रोसेस होता है फिर ठीक है। मेडिकल बोर्ड, हाँ, इंक्वायरी और फैसला। तो ये सर एडवोकेट जनरल जो है ये पहले वहां पे दरखास्त जाएगी और फिर उसके आगे मामला चलेगा? हाँ जी, ऐसे ही होगा। एक फाइल में वो, बल्कि वो डिटेल मांगेगा। फिर पहले जब आप एप्लीकेशन देते हैं ना, वो तफसील मांगते हैं उस फातरुल अकल के बारे में, डिटेल पूरी। मुख्तलिफ सवाल होते हैं, उनके जवाब आपने देने होते हैं, डॉक्यूमेंट देने होते हैं। उसके बाद फिर वो मंजूरी देते हैं। तो फिर वो मंजूरी की जो लेटर होगा वो लगा कर केस फाइल हो सकता है कोर्ट में। अच्छा, ठीक है सर, इसमें मेडिकल बोर्ड भी तो आएगा ना सर बीच में? वो कोर्ट खुद ही फिर आगे सारा प्रोसेस करेगी। ठीक है, सही। कोर्ट अ, मेडिकल बोर्ड तयन करेगी, उसको एक इंक्वायरी होगी, उस एक प्रोसेस के बाद ही फिर करार दिया जाएगा। ठीक है। नाज़रीन, आपने ये अभी सारी गुफ्तगू जो आपके सामने आई और आपने देखा कि गार्डियन और कस्टडी के हवाले से जो मामलात हैं,
वो कोर्ट में कैसे चलाए जाते हैं। और उसमें जो मैं समझता हूँ कि हमारे जो दोस्त हैं शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट, इन्होंने एक बड़ा आपको बारीकी से जो है वो एक चीज़ जो है वो आपके गोशगुजार की कि गार्डियन का मामलात जो हैं उसमें ये बच्चे का राइट है, उसकी वेलफेयर है कि उसकी वेलफेयर जो है वो उसकी माँ के साथ है या उसके बाप के साथ है। बाकी ये जो 7 साल और 2 साल ये मोहम्मदन लॉ के तहत ये सारे मामलात चलते हैं, लेकिन ये हक जो होता है ये माँ या बाप का नहीं बल्कि बच्चे का अपना ये हक है कि उसकी जो वेलफेयर है वो किसके साथ हो सकती है, माँ के साथ हो सकती है या वालिद के साथ हो सकती है। और उसमें हमारे जो मेहमान हैं इन्होंने ये भी रोशनी इसमें डाली और हमारी रहनुमाई ये फरमाई कि वो कौन सी ऐसी सूरतें हो सकती हैं कि बच्चे की हवालगी जो है वो बाप को की जाए या बच्चे की हवालगी जो है वो माँ को की जाए। अब हम आगे मुस्तकबिल में इसी से मुंसलिक इंशाअल्लाह ताला कुछ नई वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लेके आएंगे। और इकयान साहब माजरत के साथ एक मेरी इसमें मामले में बताना चाह रहा हूँ सर प्लीज, सर प्लीज। गार्डियन से रिलेटेड चीज़ है जी प्लीज। कि कई दफ़ा अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि जी कोर्ट ने आर्डर कर दिया, बाप की तरफ से मुझे बताया जाता है, और जो बच्चों की माँ है वो कोर्ट आर्डर के बावजूद बच्चे को हैंड ओवर भी नहीं कर रही और मुलाकात भी नहीं करवा रही। जी सर, ऐसे आपसे दुरुस्त अक्सर मसला ही आता है। तो इस मामले में तो उसमें मैं बताना चाहूंगा कि कोर्ट के पास क्या रास्ते हैं मौजूद है आगे प्रोसीड, क्योंकि खातून है तो खातून के खिलाफ कार्रवाई आपको पता है पाकिस्तान में वैसे ही कानूनी तौर पे तो मुश्किल होती है, गैर कानूनी तो रोजाना लोग करते हैं। तो उसमें दो कोर्ट के पास पावर्स मौजूद हैं। एक तो सेक्शन 25 जो है उसी में ही लिखा हुआ है कि कोर्ट दफा सेक्शन 100 सीआरपीसी के जो वारंट है वो जारी कर सकती है बच्चे की बरामदगी के लिए। ठीक है। अगर माँ मुलाकात नहीं कराती तो अदालत एसएचओ को ऑर्डर करेगी या किसी बैलफ को ऑर्डर करेगी कि वो जाए, बच्चा बरामद करे और कोर्ट में पेश करे, और जब बच्चा कोर्ट में पेश होगा तो वो बच्चे को बाप के हवाले कर सकती है। सेकंड, अगर वो इसके बावजूद बच्चे को कहीं इधर उधर कर देती है खातून, ऐसा भी होता है, घर से गायब हो गई, भाग गई, मुलाकात ना हो, तब सेक्शन 45 है कंटेम्प्ट का, बाकायदा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का, वो ये कहता है कि कोई भी शख्स जिसको कोर्ट ने ऑर्डर किया बच्चे से मुलाकात का वो नहीं करवाता तो अदालत कंटेम्प्ट की कार्रवाई उसके खिलाफ कर सकती है। उसके तहत अदालत मुलाकात ना करवाने वाले को या अमल ना करवाने वाले को जेल भेज सकती है तब तक जब तक वो इस बात की गारंटी ना दे दे कि वो आइंदा जो है वो मुलाकात करवाएगा, जब तक ये जमानतनामा न दे देते। तो ये दो कार्रवाइयां अलग अलग हैं जिनका कोर्ट को अख्तियार है। नहीं सर, बहुत शुक्रिया। ये आपने आखिर में मतलब बड़ा अहम जो एक नुक्ता है वो बयान किया, क्योंकि अगर कोई हुक्म अदूली कर रहा है अदालत की तो उसके लिए भी कार्रवाई मौजूद है। और नाजरीन आपने देखा कि ना सिर्फ ये कि हवालगी जो है वो किन सूरतों में हो सकती है, बल्कि अगर कोई अदालत के अहकामात की हुक्म अदूली भी हो रही है तो उसके लिए भी कानून में रास्ता मौजूद है। और आप उस रास्ते के तहत जो है अपनी दरख्वास्त भी दे सकते हैं और उस पर अमल भी करवा सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं आखिर में अपने बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान शहबाज मुर्तज़ा अंसारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल स्टेट कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम सर। वेलकम सर, वेलकम। नाज़रीन आपने देखा कि ये हम इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपनी राय का इज़हार नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें उससे रहनुमाई मिलती है कि आने वाली वीडियोस को हम मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। अपना अपना गिरदुदिमाग और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।